So yesterday we started with the chapter of income from house property, and in that we had discussed on various aspects that what are the conditions to be satisfied to treat a particular income as income from house property. उसके लिए हमने नंबर ऑफ कंडीशंस देखे थे और उसमें मेन कंडीशन ये था that the asset must be owned by the person. Okay. Second is it must not be used for his own business or profession. वो जिसको रेंट पे दे रहा है वो कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बट मैं अगर कोई भी प्रॉपर्टी मेरे पास है उसको मैं अपने खुद के बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूँ, then the income derived would be treated as business income rather than income from house property. Okay. Apart from that, we also studied that a house property may include a factory, a residential premises, a shop. Okay, it may include other amenities as well. Okay, हमने कल ये भी देखा था कंपोजिट रेंट वाला कि हम अगर कोई फैक्ट्री दे रहे हैं तो फैक्ट्री के साथ साथ फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। ओके, कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे सिर्फ फैक्ट्री मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं चाहिए, आई वांट एवरीथिंग along with. Okay, if a property is held as stock in trade तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। ओके, 2 साल वाला प्रोविजन मैंने कल आपको बताया था। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। that property should be consisting of a building, asset must be owned by the assessee must be the owner of the property, then इस प्रॉपर्टी का यूज कोई भी पर्पस के लिए हो सकता है, सिर्फ अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो सकता है। एंड इफ एनी प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो किसके लिए था प्रोविजन? रियल एस्टेट डेवलपर के लिए। उसको जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, ओके, उस ईयर के एंड से 2 साल तक अगर वो प्रॉपर्टी बिकता नहीं है तो वो 2 साल खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब से लेके उसको डीम्ड रेंट के बेसिस पे टैक्स भरना पड़ेगा, वेदर दैट प्रॉपर्टी इज रेंटेड और नॉट। ओके, उसको डीम्ड रेंटेड प्रॉपर्टी मान के एसएससी को टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, फिर अगर कंपोजिट रेंट है तो अगर स्प्लिट हो सकता है तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और बाकी जो अम्यूनिटीज है उसका रेंट अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। ओके, इस तरह से स्प्लिट करना है। Now we are actually going to learn the process of calculation of income. We are actually going to learn the process of calculation of income from house property. Okay, इसमें आपको ये 3 लेवल दिए हुए हैं कि पहले आपको जीएवी डिसाइड करना है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस का ट्रीटमेंट देना है और जो अमाउंट आएगा वो एनएवी होगा। इसके बाद भी एक और ट्रीटमेंट है, minus 30% of NAV and interest on borrowed capital. ये फाइनल अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Just a minute. This final amount would be treated as income from house property. इसको गिना कैसे जाता है? तो सबसे पहला स्टेप है जीएवी, gross annual value. Okay, so let's try to understand the same. Okay. जीएवी कैसे गिना जाता है उसके लिए भी स्टेजेस है। okay. उसमें सबसे पहला स्टेज है एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने का।
दूसरा स्टेज है एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करने का। इस एक्सपेक्टेड रेंट को कभी कभार एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। इट इज वन एंड द सेम। ये तो दो स्टेजेस है, इनमें से जो भी हायर आएगा दैट विल बी योर जीएवी। ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट ईआर, उसको देखते हैं। ईआर आपका कैसे गिना जाएगा? तो हायर ऑफ क्या बोला जाता है? हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। क्या कहेंगे? हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि किसी एक प्रॉपर्टी का मुनिसिपल है, if in any question it is said that the municipal value of property is 2 lakh rupees, higher of municipal value or fair rent and subject to standard rent. Subject to standard. If it is said that municipal value is rupees 2 lakh, fair rent is rupees 2,50,000, तो इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो, व्हाट इज हायर अमाउंट? 2,50,000. ओके, इफ द स्टैंडर्ड रेंट इज रुपीज 2,30,000, तो इन दोनों में से जो लोअर होगा वो सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का मीनिंग क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उसमें से जो हायर आएगा, तो हायर आएगा 250, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो लोअर होगा दैट वुड बी योर, इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? चलो बताओ, अमाउंट कितना होगा? 2,30,000। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो। ये सारी चीजें एग्जाम्पल में दी होती है। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब दिया होता है। इन केस द स्टैंडर्ड रेंट इज 280, ओके, तो 250 और 280 whichever is lower, तो कितना आएगा? 250, that is my expected rent, जिसको ALV एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, दूसरा था एक्चुअल रेंट। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ये सेकंड पॉइंट का आंसर। एक्चुअल रेंट अगर 3 लाख है तो इन दोनों में हायर, ओके, सो हायर अमाउंट इज 3 लाख, so 3 lakh would be my GAV, gross annual value। प्रोसेस समझ में आया? हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, कैसे गिना जाता है? इट इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, whichever is higher, whichever is higher। ओके, अभी एक्सपेक्टेड रेंट कैसे गिना जाएगा? उसके लिए वापस 3 चीजें हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में हायर, तो हायर आया 250,
फिर जो हायर आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो लोअर होगा दैट वुड बी योर ER, expected rent. Okay, now that would be compared with actual rent, and whatever is higher would be your GAV. Okay, इसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस, इन लोगों ने वर्ड लिखा है पेड, हम लिखेंगे एक्चुअली पेड। कौन पे करेगा? ओनर, actually paid by owner. Say for example, I am living in a rented premises, तो मैं रेंट भी देता हूँ और मैं ही म्यूनिसिपल टैक्स पे करता हूँ। सो आई एम पेइंग म्यूनिसिपल टैक्सेस एज अ टेनेंट। अगर टैक्स मैंने पे किया है तो उसका बेनिफिट मेरे लैंडलॉर्ड को नहीं मिल सकता है। ओके, बट अगर जो लैंडलॉर्ड है वो मेरे पास से सिर्फ रेंट कलेक्ट करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस वो खुद पे करते हैं, ओके, देन ओनली he can or she can claim the municipal taxes, और वो एक्चुअली पेड होना चाहिए। अभी सबका पेएबल हो गया है, पर पेड कितने लोगों ने किया वो पता नहीं है ना। दिस इज द टाइम टू पे द म्युनिसिपल टैक्सेस, ओके, ऑफ अपकमिंग ईयर। तो वो पेड होना चाहिए, पेएबल नहीं। क्या होना चाहिए? एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय ओनर, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा। से फॉर एग्जांपल मेरे ओनर ने 10,000 में म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया, तो उसकी ये इनकम हुई, उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट अमाउंट हो जाएगा NAV। अभी जाके देखते हैं ऊपर वापस। देखो ये GAV आया था, उसमें से क्या माइनस किया है? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। मैंने कौन सा वर्ड लिखा? एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन पे करेगा? ओनर, तो ही उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या मिलेगा? नेट एन्युअल वैल्यू। तो मैंने बोला था इसके आगे भी 2 स्टेप्स हैं, है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, टू विच वी कॉल स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, नंबर 1 30% of NAV, and number 2 interest on borrowed capital. तो इसका 30%, 2,90,000 आपका NAV आया, उसका 30% वुड बी 87,000, वो स्ट्रेट अवे माइनस हो जाएगा। और आपने ये घर बनाने के लिए जो लोन लिया है उसके ऊपर आपका एनुअल इंटरेस्ट, से फॉर एग्जांपल 1,05,000 होता है, ये सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिलेगा, ओके। तो टोटल आपको ये अमाउंट माइनस करना है। Whatever is left out, the final amount would be treated as income from house property. Okay, कितना आएगा? It would be 98,000। ये अमाउंट आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। पहले GAV, उसके बाद NAV और उसके बाद फाइनल इनकम। GAV के लिए 2 स्टेप्स हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट। ओके, एक्सपेक्टेड रेंट में वापस 3 स्टेप्स हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सर इनकम टैक्स में MCQ आज? यस। इलस्ट्रेशन 1, जयश्री owns 5 houses। क्या बात? ओके, all of which are let out, means all properties are given on rent. As such, इस इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है अभी। कंप्यूट द GAV। चलो GAV के लिए क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे लिया जाता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो इसमें हायर दिया हुआ है 80 और 90 में हायर होगा 90। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 90,000। ओके,
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब आपका ईआर आया 90, एक्चुअल रेंट आया 72, इसमें भी हायर अमाउंट देखा जाएगा। तो हायर कितना है 90, दैट वुड बी योर GAV। इन लोगों ने क्या किया है, पहले एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया, फिर उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर किया, इन दोनों में जो भी हायर फिगर होगा दैट वुड बी योर GAV। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 और 60 whichever is higher, तो 60 और 75 whichever is lower, again 60, so this would become your ER, expected rent। एक्चुअल रेंट कितना है 72, this or this whichever is higher, ओके इधर तो तीनों सेम है, सॉरी 65 is higher, 65 or 58 whichever is lower, 58 or 60 whichever is higher, 60। The second part, ये part 1 था where the property is let out for entire previous year, okay। second part देखते हैं, where let out property is vacant for part of the, मतलब आपने घर रेंट पे दिया था but it went on rent for only 10 months and for remaining 2 months it was vacant, okay। तो किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, okay। अगर वैकेंसी की वजह से, किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता है, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ER और AR whichever is higher, ओके। बट जहां पे प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए वैकेंट था, तो बट ऑब्वियस है कि आपको जो रेंट मिला होगा वो थोड़ा कम होगा, पूरे साल का रेंट मिले और 10 महीने का रेंट मिले, उसमें डिफरेंस होगा। और उसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी एंड नो अदर रीजन, just because of vacancy, if the actual rent is lower than ER, then the lower value would be GAV। ER और AR ऐसा बोलते हैं हम लोग, ओके। समझो कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया 2,10,000 और आपका एक्चुअल रेंट आया 180, तो नॉर्मली हम इन दोनों में से जो हायर फिगर होगा वो लेंगे। और ये स्पेसिफिक सिचुएशन है कि जहां पे पूरा साल घर रेंट पे नहीं दिया था, it was given on rent for only 10 months or 9 months or lesser than 12 months, and because of that your actual rent is lower than ER, then this lower amount would be considered as GAV। if, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ओके। एक्सपेक्टेड रेंट 210 आया, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया 210 और एक्चुअल रेंट आया 240, इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी योर एक्चुअल रेंट वाज हायर, ओके। ये 210 और 180 है, अभी मैं लिखता हूँ 210 और 240, means your actual rent is higher even though there was vacancy, then this higher amount would be considered as GAV, okay। That was second part when the property is let out for part of the year। तीसरा, in case of self occupied property और unoccupied property, ये सबसे आसान वाला कैटेगरी, ओके। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो घर मेरा खुद का है, मैं खुद उसमें रहता हूँ, या तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरा घर बड़ौदा में है, मेरी जॉब बॉम्बे में लगी है, तो मैं वहां पे रहता हूँ, तो यहाँ वाला घर अनऑक्यूपाइड है,
ओके, इसको मैंने रेंट पे दिया नहीं है, इट इज वैकेंट। देन द नेट एनुअल वैल्यू, हम पहले जीएवी गिनते हैं, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं और एनएवी पे डिराइव करते हैं। ओके, बट एनएवी हियर स्ट्रेट अवे वुड बी नील, आगे का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। द एनुअल वैल्यू शैल बी नील प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ओके, और इधर रीजन लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया कि अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। ओके, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज, दैट इज फॉर आइदर 1 हाउस प्रॉपर्टी और 2 हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 2 है। मतलब अगर मेरे पास एक घर अहमदाबाद में है, एक घर बड़ौदा में है, एक घर सूरत में है, और मैं तीनों में से किसी भी एक जगह पे रहता नहीं, I am not living in any of the cities where I am having a house. Okay, I am living in Delhi, for example. क्योंकि मेरा जॉब वहां पे है, तो आई एम रेसाइडिंग इन दिल्ली, तो मुझे ये नील वाला बेनिफिट सिर्फ 2 घर के लिए मिलेगा, कोई भी 2 मेरे चॉइस पे। तीसरे घर का मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। म्युनिसिपल टैक्सेस तो सबका भरना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्कशन किसका कर रहे हैं? इनकम टैक्स। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास 3 घर हैं, कोई भी शहर में हो, आई एम हैविंग 3 हाउस प्रॉपर्टीज एंड आई एम नॉट लिविंग इन एनी ऑफ देम, मैं इसमें से किसी भी घर में रहता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम रिसाइडिंग एट सम अदर प्लेस बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, बिजनेस और जॉब। ओके, तो इनमें से कोई भी 2 घर का वैल्यू नील, तीसरे घर का मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या माना जाएगा उसको? डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, चलो, ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, किसी कंपनी के पास है, तो उनको ये नील वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको कंपलसरी उस पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, डजंट मैटर। ओके, अगर मेरा एनएवी नील हो जाता है तो हम म्युनिसिपल टैक्सेस एनएवी से पहले माइनस करते हैं, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं तो एनएवी आता है। जब एनएवी ही नील हो गया तो म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड। ओके, ये बहुत सिंपल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दिखे मतलब आपका एनएवी क्या हो जाएगा? नील। बट यू हैव टू बी केयरफुल, एनएवी के बाद भी 2 डिडक्शन मिलते हैं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नील का 30% तो वैसे भी नील होगा, बट आपने अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी लोन लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन मिलेगा। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी भी एक घर का जो आपने लोन पे किया है उस लोन में 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए माइनस करने मिलेगा, ये लिमिट है। ओके, अगर 2 लाख से कम है तो रिस्पेक्टिव अमाउंट, मतलब समझो कि 1,70,000 पे किया तो 170, बट 2 लाख से ज्यादा पे किया देन यू विल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ 2 लाख ओनली। तो अब नील माइनस 2 लाख, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 लाख। इसको इनकम की जगह बोलेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। क्या करेंगे? कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड कैन बी एडजस्टेड इन द अपकमिंग ईयर। अभी ये इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, कौन से इनकम के सामने इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि आपका
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होगा उसमें अगर लॉस आया, मोस्टली यही आता है, ओके, देन इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, अभी परमिटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना, where a house property is let out for part of the year and self occupied for part of the year. For example, हाउस प्रॉपर्टी को 8 मंथ्स के लिए लेट आउट कर दिया और 4 मंथ्स के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज किया, ओके, देन इन दैट केस नॉर्मली लेट आउट के लिए जो कैलकुलेशन होता है ना, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वुड बी जीएवी, फिर उसमें एनएवी का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, जो हमने सबसे पहला पॉइंट सीखा था, ओके। तो लेट आउट का कैलकुलेशन लेट आउट के अकॉर्डिंग, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यूज हैं, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड इनटू 8:4. एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड इनटू 8:4. अब इसमें 4 वाला पोर्शन आएगा, इसमें इन सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील, ओके। हमें इसमें गिनना पड़ेगा, इसमें तो स्ट्रेट अवे लॉ में ही बताया हुआ है दैट द एनुअल वैल्यू शैल बी नील, ओके। चलो, मे बी देयर इज समवॉट चेंज, देख लेते हैं क्या है। Then the ER for the whole year shall be taken into account. Oh, I made a mistake. ये whole year का होगा, okay. The ER for the whole year shall be compared with the actual rent for the let out period, and whichever is higher shall be adopted as the GAV. However, municipal taxes for the whole year is allowed as a deduction, provided it is paid. जब हम एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का ले रहे हैं तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी पूरे साल का ही होगा। मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट में दिखाऊंगा इसको कैसे करना है। इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं और आप इनमें से किसी में भी रहते नहीं हो, ओके। क्या रहते हो, से फॉर एग्जांपल 2 से ज्यादा घर हैं, ओके, और आप किसी एक घर में रहते हो, बाकी के 2 खाली हैं, यू आर हैविंग 3 हाउस प्रॉपर्टीज, तो आप रहोगे तो किसी एक में ही, ओके। बाकी का 2 या तो वैकेंट है या तो लेट आउट है, ओके। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग, अगर वो एक्चुअली लेट आउट है तो एक्चुअली लेट आउट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी के 2 अभी भी वैकेंट है, मतलब आपने उसको रेंट पे दिया नहीं है, तो इसमें से और एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकते हैं, पर जो दूसरा होगा, इवन इफ इट इज नॉट लेट आउट, इट विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। 3 घर हैं, एक में आप खुद रहते हो, दूसरे 2 जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, आपने उसको किसी को रेंट पे दिया नहीं है, ना आप उसको किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, ओके, आप उसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं लेते हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको 2 मैक्सिमम अलाउड होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एक तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं, एक दूसरा अलाउ होगा, तीसरा जो होगा द थर्ड हाउस प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, ओके। नाउ there is one more twist to it, okay. मैं कोई भी घर में रह रहा हूं, हाउस नंबर 1, 2 और 3 मैं रह रहा हूं, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओके, पर मुझे इनकम टैक्स पर्पस के लिए, कौन से पर्पस के लिए,
इनकम टैक्स पर्पस के लिए अगर हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना है, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 को, मतलब मैं इन दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना चाहता हूँ और इसको डीम टू बी लेट आउट दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, तो इनमें से किसी एक घर को डीम टू बी लेट आउट दिखाना पड़ेगा। ये एक्चुअल सिनेरियो है। अब मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसको डीम टू बी लेट आउट दिखाता हूँ, तो ये भी चलेगा, अलाउड है। समझ में आ रहा है? I am actually living in house 1 and remaining 2 are vacant. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या लॉ में क्या अलाउड है, इनमें से किसी भी एक घर को, मतलब समझो कि मैंने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया तो ये डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा, और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया तो ये डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। बट वो तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं तीनों में से किसी भी 2 घर को अपनी चॉइस पे सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकता हूँ, बचेगा उसको डीम टू बी लेट आउट।